Everyone, today we have chapter 4 Landscape of the Soul from your book Hornbill, and the writer is Nathalie Trobroy. So, what is Landscape of the Soul all about? In Landscape of the Soul, the writer contrasts Chinese painting with the Western painting. इस चैप्टर में राइटर ने चाइनीज़ पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग के डिफरेंस को बताया है. Chinese painters excel in inner and spiritual landscapes, whereas Western paintings reproduce an actual view based on delicate realism. जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो इनर लाइफ हमारी अंदरूनी और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाती है, मेरा जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो रियलिटी को शो करती है, यानी हू बहू चीज़ें कैसी हैं उसको बताती हैं. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन नाउ. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. एक बहुत ही पुरानी बढ़िया कहानी बताई जाती है किसके बारे में? पेंटर वू डाउजी के बारे में. हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी, जो कि वो 18th सेंचुरी में रहता था. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज़ोंग. सो जिसकी लास्ट पेंटिंग है वो क्या थी? एक लैंडस्केप थी. लैंडस्केप मतलब एक सीनरी थी जो कि उसे कमीशन किया गया था. कमीशन मतलब उसको अधिकार दिया गया था कि आप इस पेंटिंग को बनाओगे, और वो अधिकार किसने दिया था? बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोन. जो शासक था ज़ुआंगज़ोन, उसने कमीशन किया था कि आप एक पेंटिंग बनाओगे. टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, और वो कहाँ पे करना था उसको? यानी महल के दीवार पे पेंटिंग को बना के इस वॉल को डेकोरेट करना था. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. और जो पेंटर था वू डाउजी, उसने अपनी उस लैंडस्केप को बना के स्क्रीन को कि एक पर्दे से ढक दिया था. सो ओनली द एम्परर वुड सी, ताकि सिर्फ एम्परर ही उस पेंटिंग को देख पाए. फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी समय तक द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, काफ़ी समय तक देखता है और जो एम्परर होता है उस पेंटिंग देख कर एडमायर करता है कितनी वंडरफुल सीन बनी है उसमें. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई. तो ये सब चीज़ें उसमें बनी हुई थी. इसमें क्या थे? फॉरेस्ट थे, जंगल बने हुए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए थे, नहरें बनी हुई थी, झरने बने हुए थे, और क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, और खुले हुए आसमान में क्या था? बादल जो थे मानो वो फ्लोट कर रहा हो. मैन ऑन हिली पास, और कुछ मैन थे, कुछ उसने आदमियों को बनाया था जो कि पहाड़ी एरिया पे चले जा रहे हैं. बर्ड्स इन फ्लाई, और आसमान में क्या है? जो चिड़िया हैं वो उड़ रही हैं. तो ये टिपिकल उसने उस लैंडस्केप में बनाया था बूडाउजी ने. लुक सायर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. तभी बूडाउजी ने ज़ुआंगज़ोंग से बोला कि श्रीमान, सायर मतलब श्रीमान, श्रीमान इधर देखिए, ये एक यहाँ एक गुफा है, और इस पर्वत किस पहाड़ के नीचे एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड. और उस पेंटर ने ताली बजाई और उस गुफे का दरवाज़ा खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और जो अंदर का सीन था, अंदर काफ़ी शानदार था. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना शानदार था कि शब्दों से बयां नहीं हो सकता. प्लीज़ लेट मी शो यू मेजेस्टी द वे. और तभी वुडाउजी ने बोला कि मुझे, महाराज मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. द पेंटर एंटर द केव. पेंटर जो होता है गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड हिम बिहाइंड हिम. और जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उसके पीछे एंट्रेंस गेट जो होता है वो बंद हो जाता है. एंड बिफोर द एस्टॉनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. और इससे पहले कि वो एस्टॉनिश्ड एम्परर जो आश्चर्यचकित रहता है, हो जाता है, वो इससे पहले कि वो एक शब्द बोलता या आगे बढ़ता, वो पेंटिंग क्या होती है? उस दीवार से गायब हो जाती है. नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट. वुडाउजीज का ब्रश का एक निशान तक वहाँ छूटता नहीं है. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और फिर वुडाउजी कभी दोबारा इस संसार में नहीं दिखता है, पाया जाता है. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो चाइना की एंशंट जो टीचिंग होती है, एजुकेशन होती है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करती है, निभाती है. द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम.
जो कॉन्फ्यूशियस और ज़ुआंगज़ी की किताबें हैं वो इन सब चीज़ों से, ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। एंड हु आर कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी? कॉन्फ्यूशियस और ज़ुआंगज़ी तो हैं बहुत ही ग्रेट फिलासफ़र, चाइनीज़ फिलासफ़र रहे हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो था, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और जो कॉन्फ्यूशियस और ज़ुआंगज़ी की जो बुक्स हैं वो मास्टर्स जो होते हैं स्कूल के चाइनीज़, उनको काफ़ी हेल्प करती है कि उनके जो डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट, यानी एनेक्डोट किस्से से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। किस्से से परे ये जो पेंटिंग होती है वाकई क्या होती है, ये अत्यात्मिक चीज़ों को रिवील करती हैं गहराई में। इसकी कुछ ना कुछ इनर मीनिंग होती है पेंटिंग की, चाइनीज़ पेंटिंग की। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। और ये जो चाइनीज़ आर्ट होती हैं इसमें स्पिरिचुअलिटी, इसमें स्पिरिचुअल मीनिंग होती है छुपी। कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी और another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted। और इसी स्टोरी के अगर हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, यानी जस्ट विपरीत देखते हैं, तो एक और बहुत ही मशहूर स्टोरी है जो कि पेंटर के बारे में। हु वुडेंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जो कि एक ड्रैगन की आई बनाता नहीं है। एक ड्रैगन रहता है, उसकी आँख वो नहीं बनाता है। ही हैड पेंटेड, और वो दीवार पे एक ड्रैगन बनाता है लेकिन उसकी आँख नहीं बनाता है। फॉर फियर वुड फ्लाई आउट द पेंटिंग, और क्योंकि वो इस बात से डर रहा होता है कि अगर उसकी वो आँख बना देगा पेंटिंग में तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम ए नेटिव फ्लैंडर्स, और ये एक पुरानी कहानियों में से एक है। फ्रॉम अ नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स मतलब जो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उनको फ्लैंडर्स बोलते हैं। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और ये जो पेंटिंग है वो वेस्टर्न पेंटिंग की एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी ये रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो इनर और स्पिरिचुअल मीनिंग को दिखाती है, जबकि जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है, यूरोपियन पेंटिंग, वो क्या है, वो डेलिकेट रियलिज़म को दिखाती है। यानी वो हू बहू जैसे चीज़ें होती वैसे ही बनाई जाती हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with Pinster's daughter। तो 15th सेंचुरी में एंटवर्प जो है आपका यूरोप का एक शहर है, तो वहाँ पे एक मास्टर ब्लैकस्मिथ हुआ करता था। मास्टर ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार हुआ करता था, जो कि मास्टर है यानी वो काफ़ी स्किलफुल पर्सन था, जिसका नाम था क्विंटन मेट्सीज। और ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, और वो लोहार जो था वो एक पेंटर की डॉटर से वो प्रेम करने लगता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉस इन सच अ प्रोफेशन, और जो वो पेंटर रहता है, वो लोहार को अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसे प्रोफेशन को, लोहार के प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक पेंटर है और क्विंटन मेसिस एक लोहार है। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटेड स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और फिर क्विंटन क्या करता है, वो अपने पेंटर के स्टूडियो में, यानी अपने जो ससुर बनने वाले जो ससुर हैं उनके स्टूडियो में जाता है चुपके से। स्नीक इनटू मतलब सीक्रेटली, चुपके से जाता है अपने उसके स्टूडियो, और वहाँ पे उनके लेटेस्ट पैनल पे क्या करता है, वहाँ पे एक मक्खी बना देता है, पेंट करता है विद सच डेलिकेट रियलिज्म। और इतना डेलिकेट तरीके से बनाता है कि वो बिल्कुल हूबहू रियल लगती है। डेलिकेट मतलब होता है बहुत ही डिटेल और सूक्ष्म तरीके से, रियलिज्म इतना रियल लगता है वो। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वैग इट अवे, इतना रियल लगता है कि जब वो मास्टर आता है पेंटर, तो वो उसको मार के हटाने की कोशिश करता है। बिफोर ही रियलाइज वॉट हैपन, इससे पहले कि उसको एहसास होता कि हुआ क्या, एक्चुअली वो उस मक्खी को मार के हटाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये रियल है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन को उसी वक्त पेंटर जो होता है वो अपने अप्रेंटिस के रूप में स्टूडियो में रख लेता है। सो अप्रेंटिस मतलब होता है असिस्टेंट या हेल्पर के रूप में उसे काम दे देता है अपने ऑफिस में, स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलवड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। अब क्विंटेंस जो है उसकी शादी हो जाती है उसकी लड़की से, पेंटर की, और वो अपनी ज़माने के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर में से एक बन जाता है।
These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दो कहानियाँ इस बात को दिखा रही एग्जाम्पल हैं कि ये दोनों आर्ट जो है वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. एक पेंटिंग है अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप. एक पेंटिंग है यूरोप की वेस्टर्न पेंटिंग जो कि क्या है, परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है. इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब होता है कि ऐसी समानता बनाई गई पेंटिंग जो भ्रम, एक्चुअल में वो भ्रम ही है, पर वो इतनी रियलिस्टिक लग रही है कि वो डिफरेंस नहीं बता सकता है इंसान कि वो रियल है कि क्या है. तो इल्यूजनिस्टिक मतलब वो भ्रम पैदा करने वाली है. द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. और एशिया में यानी चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो कौन सी पेंटिंग है, यानी आत्मिक जीवन की, यानी स्पिरिट आध्यात्मिक जीवन का एक एसेंस है. सो दोनों में डिफरेंस है. ऑलराइट. So in the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. चाइनीज़ कहानी में हम देखते हैं कि एम्प्रर जो होता है वो वू डाओजी को कमीशन करता है, रखता है कि वो उसके वॉल पैलेस में आके वॉल पे पेंटिंग करे और फिर एंड अप्रिशिएट्स आउटर अपीयरेंस. और वो देख कर बाहर से उसको अप्रिशिएट करता है क्योंकि वो खूबसूरत पेंटिंग बनी होती है. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन आर्टिस्ट ने उसकी जो सही और सत्य मीनिंग है उस अर्थ उसके काम की उसको बताता है. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. जो एम्परर होता है, शासक होता है, वो उस टेरिटरी के ऊपर राज्य कर सकता है जिसको उसने जीता है, लेकिन एक कलाकार ही होता है अंदर, कलाकारी को पता होता है अंदर का रास्ता. लेट मी शो द वे. डाउजी ने एक चीज़ बोला था अपने मास्टर को, अपने एम्परर को, कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. यहाँ पे द वे जो है डेफिनेट आर्टिकल में है एंड डब्ल्यू जो कैपिटल में है. इसका मतलब ये कुछ 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 मीनिंग शो कर रहा है, कुछ मीनिंग दे रहा है. दीज वर्ड्स एक्चुअली गिव अ पर्टिकुलर मीनिंग. तो वो द वे कुछ रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, नहीं कुछ एक वे है. द डाओ, डाओ द शब्द है दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड. और डाओ डाओ जो शब्द है उसका मतलब होता है रास्ता या फिर तरीका. एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स. और यूनिवर्स का रहस्यमय कार्य. द पेंटिंग इज़ गॉन. अब पेंटिंग जा चुकी है बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड इज गोल. जो कलाकार है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है. बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के हेल्प से. सो मतलब वो बिना किसी हेल्प के, मटेरियल अपीयरेंस के, वो क्या है, वो अपने गोल को अचीव कर चुका है. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. जो एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप होती है वो एक एक्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बनाई जाती है. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि हम वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में देखते हैं. जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो एक सिंबॉलिक पेंटिंग होती है, अब वो डेलिकेट रियलिज्म को शो करती है, जबकि क्लासिकल पेंटिंग जो होती है, चाइनीज़ पेंटिंग होती है, वो स्पिरिचुअल लाइफ को शो करती है. वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आई. जबकि यूरोपियन पेंटर जो होती है वो पेंटर जो होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखें उधार लें एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप. और उनके दृश्यों को, उनके लैंडस्केप को एक निश्चित एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली, और निश्चित एंगल से देखें, जैसे पेंटर देखते हैं फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक निश्चित कोण से देखें. द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट. लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम किसी लैंडस्केप को एक सिंगल व्यू पॉइंट से देखें. हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन. उनका जो लैंडस्केप होता है चाइनीज़ पेंटिंग का वो असली नहीं होता है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. और आप उस पेंटिंग में किसी भी पॉइंट से प्रवेश कर सकते हो. देन ट्रैवलिंग, और उसमें फिर यात्रा कर सकते हो. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन. जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार, वो एक रास्ता बनाता है अपने आपकी आँख के लिए ताकि आप ऊपर नीचे कहीं भी ट्रैवल कर सको चाइनीज़ पेंटिंग में. देन बैक अगेन, फिर वापस आ सको इन अ लेजरली मूवमेंट, और बड़े आराम से घूमते फिरते. दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. और ये तो और भी सत्य हो जाता है इसमें इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, एक तरह की पेंटिंग होती है, स्क्रॉल होती है जो दोनों साइड से फोल्ड किए होते हैं. इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग द सेक्शन द पेंटिंग, जो एक तरफ से खोली जाती है धीरे धीरे और फिर उसको बंद की जाती है.
इट अप टू मूव ऑन टू दी अदर एट्स अ डायमेंशन। और ये करते समय, खोलते और बंद करते समय क्या होता है, एक समय का आयाम डायमेंशन ऐड होता है विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी और पेंटिंग में नहीं पाया जाता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। और साथ ही साथ चाइनीज़ पेंटिंग जो होती है वो पार्ट जो जो व्यूअर होते, देखने वाले होते हैं, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन को चाहिए होता है। हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल, जो ये निश्चय करते हैं वो किस गति से यात्रा करेंगे उस चाइनीज़ पेंटिंग के ज़रिए। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और ये पार्टिसिपेशन ऐसा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है चाइनीज़ पेंटिंग में जो कि फिजिकल, शारीरिक भी होता है और साथ ही साथ मानसिक भी होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते कि आप उनके आंखें उधार लो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके मन में प्रवेश करो। सो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि यूरोपियन पेंटिंग में पेंटर चाहते हैं कि आप उनके आंखें उधार लो और एक स्पेसिफिक एंगल से उस पेंटिंग को देखो। वेयरएज चाइनीज़ पेंटिंग जो होती है रियल पेंटिंग नहीं होती है। अब वो नहीं चाहते कि आप उनकी आंखें उधार लो, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में प्रवेश करो और उस पेंटिंग को किसी भी पॉइंट से आप देख सकते हो और प्रवेश कर सकते हो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। जो लैंडस्केप होता है चाइनीज़ पेंटिंग जो होती है, लैंडस्केप जो होता है, वो एक तरीके से एक इनर वन होती। इनर वन मतलब वो अंदरूनी मीनिंग के साथ है वो पेंटिंग, एक आध्यात्मिक लाइफ को दिखाती है, स्पिरिचुअल लाइफ को, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस को दिखाती है, यानी किसी एक कॉन्सेप्ट को, एक आइडिया को रिप्रेजेंट वो करती है। तो हम देखते हैं कि जो डाओइस्ट रहता है, वू डाओजी रहता है, तो उस वू डाओजी से ही डाओजियम थ्योरी जो है निकली हुई है, फिलॉसफी निकली हुई है। सो हम आगे देखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। सो जो ये कॉन्सेप्ट है शेंशुई, जिसका असली मतलब है पर्वत और पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द, जो एक साथ मिलकर लैंड्स के शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक ही इमेज के दो तत्व को। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यानी एक ही इमेज के दो एलिमेंट से ज़्यादा। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे के पूरक को। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, और ये जो इमेज है ये डाउस के यूनिवर्स के व्यू को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है, उसकी फ़िलासफ़ी को बताता है। द माउंटेन इज़ यांग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। यहाँ जो माउंटेन है उसको यांग बोलते हैं, जो कि रीचिंग वर्टिकल टूवर्ड्स हेवन, जो कि सीधा जाता है आसमान की ओर। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है माउंटेन की, ये स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूरज में सूखा है। वाल द वाटर इज़, वाटर को यहाँ यिन बोला गया है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि ये समतल हॉरिजॉन्टल है, एंड रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, और अर्थ पर रेस्ट करती है। फ्लूइड, और ये फ्लूइड है, मॉइस्ट है, और कूल है, ठंडी है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन का इंट्रैक्शन जो है, द रिसेप्टिव, ये रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है, फेमिनिन है, एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो यहाँ पे यिन को यूनिवर्सल एनर्जी बोला गया है, जो कि एक फेमिनिन एस्पेक्ट है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पोल जो है जिसको यांग बोलता है, वो एक क्या है, वो एक एक्टिव, सक्रिय मैस्कुलिन है। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। तो ये डाओइज्म का बुनियादी धारणा है, उसकी फ़िलासफ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट है यिन और यांग का। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है थर्ड एलिमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। ये थर्ड एलिमेंट क्या है, वो बीच का शून्य का हिस्सा, जहाँ पे यिन और यांग का इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। तो इस चीज़ को हम योगिक प्रैक्टिस से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि प्राणायामा एक अभ्यास होता है, यौगिक अभ्यास होता है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं यिन और यांग की थ्योरी को। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, जैसे कि हम प्राणायाम में लोग योग प्रैक्टिस में
सांस लेते हैं, रिटेन रोकते हैं, और ब्रीद आउट यानी सांस छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड ब्रेथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। जो सस्पेंशन मतलब होता है जो होल्ड करते हैं, रोकते हैं, जो सांस का रोकना होता है वही वॉइड होता है, वही शून्य हिस्सा होता है जहाँ पे मेडिटेशन जो मनन लोग करते हैं वही वहाँ पे होता है। सो ये योगा का प्रैक्टिस है वट एवर। द मिडिल वॉइड इज़ असेंशियल। तो जो बीच का जो शून्य वाला हिस्सा है वही ज़रूरी होता है यिंग और यान में। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। सो इसीलिए जो चाइनीज़ पेंट लैंडस्केप में जो वाइट का हिस्सा जो वाइट स्पेस होता है सफ़ेद, वो एक अहम भूमिका निभाता है। अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है चाइनीज़ पेंटिंग में, लैंडस्केप में, वो एक अहम भूमिका निभाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और ये वही जगह है जहाँ पे इंसान अपने बुनियादी रोल को पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और उस जगह पे यानी आसमान और पृथ्वी के बीच में ही बिकम्स अ कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। और वो इंसान जो है वो आसमान और पृथ्वी के बीच में एक कंड्यूट बन जाता है कम्युनिकेशन का। कंड्यूट मतलब एक माध्यम बन जाता है संप्रेषण का, बातचीत का, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के दो पोल जो हैं यिंग एंड यांग, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन जाता है। कौन? इंसान। हिज प्रेजेंस इज़ असेंशियल। अब यहाँ पे इंसान की जो प्रेजेंस को बताई जा रही है वो कि बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ़ इट्स ओनली सजेस्ट, भले ही सजेस्ट सिर्फ सजेशन इसका ही दिया जाता है, सिर्फ ये नंबर का। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी peaks, he is in Francois Shank's wonderful expression the eye of the landscape। और भले ही, और ये क्या है, भले इसका मात्र सजेशन दिया जाता है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये खोया नहीं जा सकता है इसको। और ना ही ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है लॉफ्टी पीक्स है उससे इसको दबाया जा सकता है। इसकी एक अहम भूमिका है किसकी? थर्ड एलिमेंट की। ही इज़, वो इंसान, इन फ्रैंकोइस शैंक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। और फ्रैंकोइस शैंक के वंडरफुल एक्सप्रेशन से बताया गया है, उन्होंने बताया था कि जो थर्ड एलिमेंट होता है, जो मैन होता है, इंसान है, वो लैंडस्केप की आँख होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेटाफॉर यूज़ किया गया है। सो लैंडस्केप द सोल जो चैप्टर है वो एक एक्सर्प्ट है, इस बुक का एक्सर्प्ट एक हिस्सा है। ओके, सो लेट्स सी थर्ड पार्ट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो ये एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल की टाइटल है आउटसाइडर आर्ट की पेंटिंग के बारे में। सो अभी हमने चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में देखा, यूरोपियन पेंटिंग के बारे में देखा। लेट्स सी द आउटसाइडर आर्ट। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, जब जीन डुपिफेट ने, जो कि एक फ्रेंच पेंटर हैं, उन्होंने 1940s में आर्ट ब्रूट की कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रेजेंट किया था पहली बार। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और जब उन्होंने ये शुरू किया था ये आर्ट ब्रूट की कॉन्सेप्ट को, पेंटिंग को, तो जो कि वो एक अनट्रेंड विजनरी थे, यानी उनको फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती पेंटिंग पेंटर की वो नहीं मिली हुई थी। और उस समय जो पेंटिंग शुरुआत हुई थी बहुत ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट रखने वाला था, यानी बहुत कम लोग ही इसमें दिलचस्पी लेते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट विल्ड बिगिनिंग्स। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो वाकई पर्दे के पीछे से हुई है। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग। लेकिन धीरे ही धीरे क्या हुआ, ये आउटसाइडर आर्ट जो था, जो अगेन आर्ट ब्रूट जो है सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो ये जो आउटसाइडर आर्ट है वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने समय में, कंटेम्प्रेरी मतलब अपने समय में, वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इंटरेस्ट का एक हिस्सा बन गया। आर्ट इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी, यानी इंटरनेशनली भी इसे लोग पसंद करने लगे इस आउटसाइडर आर्ट को, और उस पर दिलचस्पी लगाने लगे। दिस जॉनरा इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट। अब ये जो स्टाइल है पेंटिंग का, जॉनरा मतलब जो स्टाइल है वो क्या बयां करता है, एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। ये जॉनरा उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई राइट नहीं होता है, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिली होती है टू बी आर्टिस्ट, कि वो एक आर्टिस्ट कहलाएं, एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये उनके लिए है जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और आर्टिस्ट नहीं कहलाए जा सकते क्योंकि उनकी डिग्री नहीं है। तो ये उनके लिए है आउटसाइडर आर्ट।
इट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। दो उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, फिर भी ये जो पेंटिंग बनाते हैं आउटसाइडर आर्ट, जो पेंटर्स होते हैं और ये ये कला दिखाते हैं, वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और आर्टिस्टिक इंसाइट को भी दिखाते हैं। दियर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, और इनके जो काम होते हैं आउटसाइडर आर्ट और जो ब्रूट आर्ट में दिखने को मिलते हैं, वो वाकई एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग कॉन्ट्रास्ट होते हैं टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। काफ़ी लोगों के लिए मेन स्ट्रीम मतलब जो मेन जो अपने समय के जो लोग हैं और जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए एक स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग एक आइडियल है। अराउंड द टाइम डिफिबेट वॉज propounding हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, और जब डिफिबेट अपने समय में इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहे थे, propounding मतलब जब दूसरे तरफ अपने दूसरे देश में जब ये डिफिबेट इसी पेंटिंग को, आर्ट ब्रूट पेंटिंग को वो प्रेजेंट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो उसी समय इंडिया में क्या हो रहा था, एन अनट्यूटेड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। उसी समय एट द सेम टाइम इंडिया में एक अनट्यूटेड, जिसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिला था लेकिन वो जीनियस बंदा था, और वो यहाँ इंडिया में एक पैराडाइज को बना रहा था। वो पैराडाइज क्या है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइन। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone. और कई सालों पहले द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन क्लियरिंग, तो उसने एक छोटा सा जो जंगल का हिस्सा था उसको साफ करते हुए वहाँ पे गार्डन बनाया, स्कल्प्टेड विथ स्टोन, यानी स्टोन को काट के ढांचे में डाल के उसको बनाया, उसने गार्डन बनाना शुरू किया। एंड सो वी कैन सी द स्कल्प्टेड स्टोन्स in the garden. So it's a rock garden sculpted made of broken bangles by Nek Chand. So recycled material is known to the world today as a rock garden at Chandigarh. So जो बंदा जो था इंडिया में, वो जो पैराडाइज बना रहा था, वो जंगलों को साफ करके वो उसने रिसाइकल मटेरियल को, यानी वेस्ट मटेरियल होते उसे रिसाइकल करके उसने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जो आज जो है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन से जाना जाता है। सो वेन एवर यू गो टू चंडीगढ़ यू मस्ट विजिट दैट प्लेस। इट्स 80-year ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, और ये 80 साल के ओल्ड क्रिएटर थे और डायरेक्टर थे जिनका नाम नेकचंद था, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और ये आउटसाइडर जो आर्ट होता है उसमें एक भारत का सबसे बड़ा इनको सहयोग इन्होंने दिया, जो कि नेकचंद को आज बहुत ही प्रशंसा मिल रही है। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 और रॉ विजन, ये एक मैगज़ीन है जो 50वीं इशू है, तो मैगज़ीन है, उसका एडिशन है, तो ये छपा जब रॉ विजन मैगज़ीन, तो यूके बेस्ड मैगज़ीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद। तो इस मैगज़ीन में जो यूके बेस्ड मैगज़ीन है जो कि पायनियर है, मतलब आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस को ही सबसे पहले इसने शुरू किया पब्लिश करना, इस मैगज़ीन ने, रॉ विजन मैगज़ीन ने आउटसाइडर आर्ट को प्रमोट करना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया। तो इसमें नेकचंद के बारे में कुछ दिया हुआ था, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उनके रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ का स्कल्पचर गार्डन है उसके बारे में दिया था, और स्कल्पचर के बारे में। और उसमें स्कल्पचर जो था वो बना हुआ, वो क्या था, वीमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर। तो जो मैगज़ीन का जो एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर था, मेन कवर पे उन्होंने नेकचंद के रॉक गार्डन के स्कल्पचर को दिया हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था। The notion of art, brute or raw art was works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence। और जो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का जो नोशन, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन दियर रॉ स्टेट। तो वो क्या है, वो सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक के असर पे, लाइक जो कल्चरल जो सांस्कृतिक जो है उसका एक प्रभाव है, वो कच्ची अवस्था में था, राइट। यानी जो पेंटिंग है, जो आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, ये पेंटिंग है जो कि संस्कृति का, अपने देश की संस्कृति का असर जो दिखाया जा रहा है उस कच्चे पेंटिंग के ज़रिए दिखाया जा रहा है। यानी उस पेंटिंग को जब आप देखेंगे, आर्ट ब्रूट रॉ आर्ट को, तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में, संस्कृति और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के बारे में आपको पता चलेगा उस कच्ची पेंटिंग के ज़रिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक, यानी कुछ भी, हर एक चीज़, चाहे वो टिन हो चाहे सिंक हो, से लेकर टूटे हुए ब्रोक डाउन कार, टूटी हुई कार हो, कुछ भी मटेरियल कुछ भी है,
उसको रिसाइकल करके, दैट कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, उसको रिसाइकल करके इस कला का कार में बदल दिया जाता है। समथिंग नेचर हैज़ टेकन टू डिजिंग हार्ट, सो ये सब उन्होंने, चाहे वो टीन हो, चाहे सिंक हो, चाहे ब्रोकन डाउन कार हो, चाहे कुछ भी मटेरियल हो, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक चकरा देने वाली ऊंचाई तक उन्होंने आर्ट को बनाया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, और इस कला को पहचानते हुए, जो कि एक असाधारण सबूत है अपने आप में, वो ये दिखाता है कि एक सिंगल इंसान जो है वो कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, वो कर सकता है जब वो अपने जो वो अपनी ड्रीम देखता है उसको वो पूरा कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम। अब चूँकि ये जो आर्टिकल है ये कब का आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 28 अगस्त 2005 का है, जो कि बृंदा सूरी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो उस समय की बात का ये बताया गया है कि द स्विस कमीशन ने यूनेस्को के लिए, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, तो यूनेस्को के स्विस कमीशन ने इनको ऑनर करने के लिए बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, सो यूरोपियन एक्सपोजिशन के ज़रिए, यानी प्रदर्शन के ज़रिए इनके काम को ऑनर किया जाएगा। द 5 मंथ इंटरैक्टिव शो, और ये जो शो होने वाला है, जो इंटरैक्टिव शो का, वो 5 महीने का शो होगा, जिसका नाम दिया गया है रेल्म ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, और ये बेल्जियम के स्विट्ज़रलैंड के लीडिंग म्यूजियम्स में ये इंटरैक्टिव शो को हेल्ड किया जाएगा, जो कि शुरुआत होगी इसकी अक्टूबर से, और फिर स्विट्ज़रलैंड में होगा, फिर बेल्जियम में होगा, फिर फ्रांस में होगा, फिर इटली में होगा, मतलब ये 4 जगह दिया गया है। यहाँ पे बारी बारी से होगा। ये 5 मंथ का इंटरैक्टिव शो है, और शो का नाम है रेल्म ऑफ नेकचंद, और ये उनके ऑनर में किया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, लेकिन जो नेकचंद का कहना है कि जो सबसे उनका बड़ा जो रिवॉर्ड है, यानी प्रतिफल है, इनाम है, वो क्या है कि उस गार्डन से इंसान हो के जाए, जो उन्होंने रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और नेकचंद के उस क्रिएशन को, उस रॉक गार्डन को जो चंडीगढ़ में है, उसको एंजॉय करें। सो ये नेकचंद चाहते हैं, ये उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा, जब लोग उनके गार्डन में जाके उस क्रिएशन को जो उन्होंने बनाया है उसको एंजॉय करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे चाइनीज़ पेंटिंग को देखा, यूरोपियन पेंटिंग को देखा और आउटसाइडर यानी आर्ट ब्रूट पेंटिंग को भी, कला को, आर्ट को देखा है। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस लेसन। थैंक यू।